अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। वो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जोसे मोरिनियो को छोड़ने के बाद कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया, इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। दुनिया के बेहतरीन सेंटर बैक्स की फहरिस्त जारी, रूबेन डियास ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। क्रोएशिया के ग्वाडियल वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद यूरोप में भी बेहतरीन सेंटर बैक्स में से एक। जानिए आज प्रोग्राम में फ्रांस के एक और उभरते हुए स्टार डिफेंडर के बारे में। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हकायक देखिए आज के प्रोग्राम में। हैरी केन को खरीदने की कोशिशें और भी तेज, किस क्लब की ये कोशिशें जारी है देखिए आज गोल्डन बूट में। फाइनेंशियल बेज़ाब्तगियों के बाद यूवेंटस को लगा एक और बहुत बड़ा धचका। इंग्लैंड ने U21 यूरो कप जीतकर पूरे यूरोप पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। लड़खड़ाती हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और खिलाड़ी छोड़कर चला गया, कौन है वो खिलाड़ी देखिए आज के प्रोग्राम में। और पॉल पोग्बा सऊदी अरब जाने की वजह सामने आ गई, ये सब कुछ देखिए आज प्रोग्राम में तफसील से। प्रोग्राम का आगाज करेंगे जोसे मोरिनियो की कहानी से, और ये कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने जोसे मोरिनियो को छोड़ा तो उसके बाद कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इसमें क्या जोसे मोरिनियो की इंतजामी नाकामी है या उनकी कोचिंग है, इसकी वजह देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी फुटबॉल में ज़हीन तरीन मैनेजर्स का नाम लिया जाएगा, पुर्तगाली फुटबॉल मैनेजर्स जोसे मोरिनियो को इनकी जहानत और चालाकी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रांसफर्स की बेहतरीन डील हो या किसी खिलाड़ी की तरबियत, इनके पास तमाम हुनर हैं। मगर ये बात भी सच है कि बेहतरीन इंसानों को भी गलतियां करते देखा सुना जा चुका है। हमारी आज की कहानी में हम आपको चंद ऐसे फुटबॉलर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जोसे मोरिनियो ने फरोख्त किया और उसके बाद शायद अपने फैसले को कोसते रहे। इनके बेचे गए खिलाड़ियों में से केविन डी ब्रुयने साल 2014 में चेल्सी छोड़कर गया। जोसे का केविन से मुंह मोड़ना केविन के कैरियर में इतनी शानदार तब्दीली लाएगा, इसका तो शायद उसे खुद भी यकीन नहीं था। वो जैसे ही अपने नए क्लब मैनचेस्टर सिटी की मिडफील्ड में शामिल हुआ, उसने अपने खेल से सभी को मुतासिर कर दिया। उसका बेहतरीन खेल जोसे मोरिनियो के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान जाहिर होने लगा था। उसकी ट्रांसफर जोसे की वाहिद गलती मालूम नहीं होती। ऐसी ही कहानी मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की भी है। चेल्सी से इस मिस्री खिलाड़ी को लोन आउट करने पर बाज लोगों ने तशवीश का इजहार किया। उस वक्त चेल्सी का स्क्वाड सितारों का झुरमुट था और मोहम्मद सलाह के लिए अपना मुनफरिद मकाम बनाना नामुमकिन होता जा रहा था। उसे लोन आउट करते वक्त इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो इतना निखर कर सामने आएगा। लिवरपूल में आते ही स्विंगमैन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। जोसे मोरिनियो का इसके बारे में किया गया फैसला आज तक न सिर्फ चेल्सी के मद्दाहों को बल्कि लिवरपूल के मद्दाहों को भी इसकी गलती का अंदिया देता होगा। इसी तरह रोमेलो काकू के कैरियर का जोसे मोरिनियो के साथ गुजारा हुआ टाइम भी डी ब्रुयने और सलाह की तबादले से ही मिलता जुलता है। बेल्जियम के इस ताकतवर मिडफील्डर को इसकी जारे मिजाजी की वजह से माना जाता है। वो फिजिकल टैकलिंग और गोल स्कोरिंग की वजह से खासा मकबूल भी हुआ है। मगर जोसे मोरिनियो ने इसे इतनी आसानी से टीम से अलहदा कैसे होने दिया, इसका जवाब चेल्सी के मदाहों के पास आज तक नहीं है। जराए का कहना है कि लुकाकू को बेचना जोसे मोरिनियो को बेहद पछतावे में मुब्तला कर गया था। जोसे से होने वाली गलतियों में सिर्फ खरीदो फरोख्त की गलतियां ही शामिल नहीं, बल्कि वो बेहतरीन खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने की वजह से भी तनकीद की जद में रहा है। इंटर मिलान के दौर में लियोनार्डो बोनुच्ची के टैलेंट की कदर न कर पाना भी जोसे के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। वो इसके मुस्तकबिल में पड़ने वाले तासुर का जायजा लेने में मुकम्मल तौर पर गलती कर गया और उस वक्त के नौजवान लियोनार्डो बोनुच्ची को मुसलसल नजरअंदाज करता रहा। लियोनार्डो ने साल 2009 में इतालवी क्लब बारी ज्वाइन कर लिया। जोसे इस बात का अंदाजा न लगा सका कि वो एक ऐसे खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहा है जो मुस्तकबिल में उसके फैसले को गलत साबित करके इसकी हैसियत बतौर मैनेजर बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। बोनुच्ची की गेम सेंस और कायदाना सलाहियतें और हमले के आगाज करने की महारत में बेहतरी आने की वजह से वो इतालवी नेशनल टीम में भी मुस्तकिल जगह बनाने में कामयाब रहा। मगर इस बात पर बहुत से फुटबॉल मुबस्सिरीन को एतराज था कि जोसे ने मुस्तकबिल के सितारों से नजरें फेर लेने का जुर्म क्यों किया। इसी फहरिस्त में इंटर मिलान के दौर में एक और स्टार फुटबॉलर जोसे के रवैये की जद में आ गया। अफवाहों के मुताबिक ये सुनने में आया कि ज़्लाटान इब्राहिमोविच ने खुद अपने तबादले के लिए पेशकदमी की थी। ये सिर्फ जोसे मोरिनियो
मोरेनियो का ही फैसला नहीं था, वो इंटर मिलान के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी था। मोरेनियो इसे टीम में रखना चाहता था। इब्राहिमोविच इंटर मिलान की यूएफा 2009 में नाकामी के बाद बार्सिलोना जाने का ख्वाहिशमंद था। उसने खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी लेने की एक डील के नतीजे में इंटर मिलान छोड़ दिया। उसकी जगह जोसे मोरेनियो को सैमुअल एटो को टीम में शामिल करना पड़ा। इसी तरह आर्यन के तबादले ने भी बासलाहियत खिलाड़ियों के जोसे से जुदा होकर तरक्की करते और बेहतर खेल पेश करने पर मोहर लगा दी। जुआन मैटा की फरोख्त ने तो इस पुर्तगाली मैनेजर की काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो टैलेंट को ना इस्तेमाल करना जानता है और न ही कदर करना जानता है। चेल्सी में मैटा मद्दाहों का पसंदीदा खिलाड़ी था, मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाते ही उसने कई गुना बेहतर खेल पेश किया। वो जल्दी ही अपनी नई टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गया। जोसे डेविड लुइस को इस्तेमाल करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। जराये का कहना है कि जोसे के लिए इन खिलाड़ियों को उसे छोड़ने के बाद तरक्की करने की वजह से ये तमाम खिलाड़ी इसके लिए ऐसे चेहरे बन गए जिन्हें वो कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहेगा। जी हाँ, द स्पेशल वन के कारनामे आपने देखे और बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो इनको छोड़ने के बाद कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंच गया। अफरीदी, कौन सा ऐसा इन सब प्लेयर्स में से बड़ा प्लेयर है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ जोसे मोरिनियो को छोड़ने के बाद उनके लिए? एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं व्यूअर्स के, ज़्लाटान इब्राहिमोविच वाला जो है वो वो जोसे मोरिनियो की गलती नहीं थी। ऑल्दो जोसे मोरिनियो और पेप गार्डियोला के बारे में ये थोड़ा सा है कि वो जिन प्लेयर्स को पसंद नहीं करते उनको जाने देते हैं। और इवन एकर कैसियस और काका जो हैं वो भी जोसे मोरिनियो की वजह से ही उनका, इवन काका के जो कुछ रिलेटिव्स हैं उन्होंने तो इस हद तक कह दिया था कि जोसे मोरिनियो ने काका के करियर को डैमेज किया और ख़त्म किया, और इवन उनको फिर किसी और बड़े क्लब में ट्रांसफ़र भी होने नहीं दिया ताकि वो उस क्लब से खेल के उनके अपने क्लब को डैमेज ना कर दे। तो इस तरह की सिचुएशंस जो इस तरह के मैनेजर्स होते हैं, स्पेशल वन तो वैसे भी ये था, लेकिन इनकी थोड़ी सी ईगो इश्यूज भी होते हैं। और प्लेयर्स जो इनके अंडर उस तरह से थोड़ा सा, अगर प्लेयर भी बड़ा है और आपका कोच भी है बड़ा, तो फिर वो ईगो क्लैश हो जाता है। इसमें मोहम्मद साला और केविन डी ब्रुयने जो थे वो तो इतना बड़ा इशू नहीं था उनके लिए, क्योंकि तब वो ऐसे प्लेयर्स थे जो इतना नाम नहीं बना चुके थे। अब केविन डी ब्रुयने उसके बाद जब चेल्सी छोड़ के चला गया वुल्सबर्ग में बुंडेसलीगा, वहाँ पे वो पॉलिश हुआ, वहाँ से फिर मैनचेस्टर सिटी ने लिया। अब साला की भी यही एग्जाम्पल है कि आप देखें, साला फिर रोमा गए सीरिया में, वहाँ पे उन्होंने नाम बनाया, फिर लिवरपूल ने ख़रीदा और लिवरपूल की तरफ से तो सही डायमंड निकल के आया। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ जोसे मोरिनियो की नहीं, इसमें मोस्टली चेल्सी का भी नाम है, क्योंकि चेल्सी ने ही ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो जाने दिए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था और फिर दूसरे क्लब्स में वो नज़र भी आया कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन। आप मतलब अगर गिनवाना शुरू कर दूँ मैं व्यूअर्स, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो चेल्सी को छोड़ के गए, वापस प्रीमियर लीग में आए और दूसरे क्लब्स को, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल को उन्होंने टाइटल। तो प्रॉब्लम आपका कहने का मतलब है सिर्फ जोसे मोरिनियो में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो चेल्सी में था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उसको छोड़ा और उसके बाद दोबारा से जब प्रीमियर लीग में आए तो ज़बरदस्त खिलाड़ी बनकर आए। जी बिल्कुल, कुछ जोसे मोरिनियो का भी इशू है, जैसे रियल मैड्रिड के एकर कैसियस स्टार गोलकीपर थे, लेजेंडरी गोलकीपर, उनको भी उन्होंने थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बेंच पे बिठाया और कहा कि ये मोल है, ये जो है अंदर की बातें प्रेस को रिलीज़ करता है। हालांकि इस तरह का कुछ नहीं था और काका को मतलब थोड़ा सा इंजरीज हुई थी, लेकिन फिर जब तो ये बैकग्राउंड है जोसे मोरिनियो का कि कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है उन्होंने, और जिसकी वजह से वो ये हाईलाइट भी हुए हैं कि ये बड़े प्लेयर्स को जो है वो तंग करते हैं। हाँ, और ये इनको इस चीज़ पे नदामत भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि यही मेरा स्टाइल ऑफ प्ले है और इसी तरह मैं डील करता हूँ चीज़ों को। और चलिए, आप किस टीम के साथ हैं और अब नेक्स्ट आपको लगता है वहाँ से भी हमें काफ़ी बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे जब ये उनको निकालेंगे? तो हाँ, ये आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट रेज किया है कि वो सिर्फ स्टार्स को, उन्होंने कुछ ही स्टार्स हैं जिनका उनको डैमेज किया कैरियर, बहुत सारे स्टार्स का इन्होंने कैरियर बनाया भी है। अभी करंटली रोमा में है, रोमा में बहुत सारे स्टार्स इटालियन टीम को, नेशनल टीम को उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जो इन्होंने पॉलिश किए। अभी रोमा से वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि PSG के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, वो तो लुइस एनरिके ने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल, चलें लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है इनका। अभी तो रोमा में है और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे दुनिया के बेहतरीन सेंटर बैक्स की जो है वो फहरिस्त जारी कर दी गई है। आइए आपको वो फहरिस्त दिखाते हैं, किसने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, कौन दूसरे नंबर पर है। आप देख रहे हैं रूबन डियास जो है वो मैनचेस्टर सिटी के ये पहले नंबर पर हैं और उन्होंने ट्रैवल भी जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। दूसरे नंबर पर जॉस्को ग्वार्डियोल, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में
बहुत ज़बरदस्त अपना नाम बनाया, वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के लिए खेलते हैं और वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त इनकी हमने कुछ डिफेंडिंग जो है वो सेंटर बैक्स में इनकी जो पोजीशन पे खेलते हैं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज देखी थी। तीसरे नंबर पर डेविड एल्बा, आप देख रहे हैं रियल मैड्रिड के हैं। चौथे नंबर पर विलियम सलीबा, आर्सेनल के ये खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार, ये भी सेंटर बैक्स में से एक हैं। और पाँचवें नंबर पर मिलिटाओ हैं, ये भी रियल मैड्रिड के हैं। अफरीदी 2 प्लेयर रियल मैड्रिड के इस फहरिस्त में शामिल हैं। ये फहरिस्त में आप किसी का नाम देखना चाहते हैं या किसी का निकालना चाहते हैं? आपको लगता है कि किसी और की जगह बनती है और या नंबरिंग में आपको कुछ लगता है ऊपर नीचे किया गया है? अच्छा, एक्चुअली में ये व्यूअर्स जो नंबरिंग हुई है ना, किम मिन जे शायद बहुत ऊपर होते, अच्छा, जो कि बिल्कुल नीचे हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल जो पिछले सीजन्स है ना, कंटिन्यूसली कौन अपनी पोजीशन पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उसमें ज़्यादा, अब जैसे वर्जिल वैन डाइक शायद इस लिस्ट में डिजर्व भी नहीं करते होंगे, लेकिन वो क्योंकि पिछले 3 साल से उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो वो भी उस वजह से। अब किम मिन जे जो हैं 2 साल पहले वो चाइनीज लीग में खेलते थे, किसी को पता भी नहीं था कि कौन है। फिर वो फेनरबाचे टर्किश लीग में आए, वहाँ पे 1 सीजन खेला और फिर नेपोली ने उनको देखा, 18 मिलियन पे खरीदा और अपनी टीम में लेके आए और पहले ही सीजन में उन्होंने 33 साल बाद उनको उसको डाटा जितवाया। जी हाँ, तो इसलिए सिर्फ 1 सीजन की परफॉर्मेंस, अब अगली सीजन अगर 2-3 सीजन इसी तरह परफॉर्म करेंगे तो फिर जो है ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे आ जाएंगे। बिल्कुल, पहले नंबर पे जो है वो रॉबन डियास हैं और ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है सेंटर बैक्स में से। और जी हाँ, रॉबन डियास जो कि दुनिया के बेहतरीन सेंटर बैक्स में नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। आफरीदी, क्या यही वो प्लेयर हैं जिनकी वजह से मैनचेस्टर सिटी ट्रैवल जीतने में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है सेंटर बैक्स की पोजीशन पे, और वो जो कम गोल हमें देखने को मिले उनमें इनका बहुत अहम किरदार था? जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और ना सिर्फ इन्होंने इस सीज़न किया है बल्कि कंसिस्टेंटली जब से आए हैं, पहले से ही सीज़न में इन्होंने FWA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था। अच्छा। और ओवरऑल भी प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर बने थे। अब इस सीज़न भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन अवार्ड अर्लिंग हालैंड की आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीज़न की वजह से बाकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं जीत पाया, सारे उनके हिस्से में आए। लेकिन बहुत ही शानदार सेंटर बैक हैं और ओवरऑल इनकी गेम अवेयरनेस, जो सेंस है ना चीज़ों को मतलब जज करने की, वो बहुत अच्छी है। और ब्लॉक जो हमने इवन अभी व्यूअर्स ने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ही क्रूशल ब्लॉक्स करते हैं। आपको ऐसे लग रहा होता है कि बस गोल हो गया है और ये कहीं से आ जाते हैं और ब्लॉक कर लेते हैं। चलो स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और रूबन डियास के स्टैट्स दिखाइए। जी, यहाँ पर आप प्रीमियर लीग के स्टैट्स देख रहे हैं। इसमें क्लीन शीट्स 10 हैं, टैकल्स जो है वो 21 है, इंटरसेप्शंस 18 है, ग्राउंड डुअल्स 1 जो है वो 77 है, एरियल डुअल्स 1 जो है वो 43 हैं और क्लियरेंसेस 56 हैं। आफरीदी, नेक्स्ट अभी फ्यूचर के इनके क्या प्लान? सिटी के साथ ही हैं और सिटी से पहले कहाँ पे खेलते थे, और आपको लगता है इनकी इस परफॉर्मेंस में पेप गार्डियोला का बहुत बड़ा हाथ है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पेप गार्डियोला ने इनको वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक बनाया। ऑलरेडी ये एक अच्छे प्लेयर थे लेकिन अननोन थे मैनचेस्टर सिटी से पहले, लेकिन जैसे ही मैनचेस्टर सिटी में आए इनको एक प्रोमिनेंट और एक लाइमलाइट मिल गई, पोजीशंस में आना शुरू हो गए। हाँ, और इवन लोगों को पता चल गया है कि पोर्चुगल के पास एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक जो है वो अवेलेबल है, और इसी वजह से पोर्चुगल जो था वो हाई रेट भी होता था इस वर्ल्ड कप में। उनकी डिसअपॉइंटमेंट थी इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर ये आप इनके प्लेयर्स देख लें तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। रूबन डियास जो हैं अब करंटली तो मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी में इनकी बेस्ट पोजीशन है। अगर आप मैनचेस्टर सिटी में पेप गार्डियोला की टीम में व्यूअर्स जगह बना रहे हो और वो आपको तब नहीं खिलाता जब वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हो, तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितने वर्ल्ड क्लास लेवल का प्लेयर है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार ये प्लेयर और इसीलिए टॉप पोजीशन पर हैं सेंटर बैक्स की पोजीशन में। और अब हम बात करेंगे जॉस्को ग्वार्डियोल। जी हाँ, ये नाम जो है वो तब सामने आया। अच्छा, वर्ल्ड कप में आफरीदी ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दी और सब जानते थे, लाइक जो फुटबॉल से रिलेटेड लोग थे, लेकिन वो जो मेसी का मूवमेंट था ग्वार्डियोल के साथ, और उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया उन्हें, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से जो मेसी के फैंस से वो भी जान गए कि ग्वार्डियोल बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिफेंडर है। आफरीदी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, दूसरी पोजीशन पर हैं, क्या आपको लगता है कि जस्टिफाई करते हैं ये पोजीशन जिस तरह की इनकी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी पोजीशन ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सीजन से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस आरबी लाइप्जिग के लिए दे रहे हैं। हालांकि जो प्रोमिनेंस में पिछले सीजन आए थे, लेकिन जब डीएफबी पोकाल जितवाया था इन्होंने, अभी दूसरा डीएफबी पोकाल भी जितवा दिया आरबी लाइप्जिग को। लेकिन उससे पहले भी अगर जर्मन लीग में इस साल अगर हम देखें
तो डॉर्टमंड बहुत करीब आ गई थी टाइटल जीतने के। इसी तरह 2 साल पहले अगर आप जाएं तो आरबी लाइप्जिग इस तरह करीब आ गई थी जर्मन लीग जीतने के, और उसमें मोस्टली जो क्रेडिट जाता है ग्वार्डियोल और नकुंकू और टीमो वर्नर, ये सारे इब्राहिमा कोनाटे, बहुत ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं आरबी लाइप्जिग। वैसे भी जर्मन लीग की खासियत है कि वो यंग प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली डॉर्टमंड। बिल्कुल, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। जॉस्को ग्वार्डियोल के स्टैट्स दिखाइए कि क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं, और ये स्टैट्स आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं बुंडेसलीगा में क्लीन शीट्स जो है वो 9 हैं, टैकल्स जो है वो 22 हैं, इंटरसेप्शंस 32 हैं, ग्राउंड डुअल्स 1 जो है वो 88 हैं, एरियल डुअल्स 1 जो है वो 40 हैं, क्लियरेंसेस जो हैं वो 64 हैं। और ये बुंडेसलीगा के स्टैट्स हैं। दूसरे स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है चैंपियंस लीग के। क्लीन शीट्स 2 हैं, टैकल्स 9 जो है वो के हैं, इंटरसेप्शंस 4 हैं, ग्राउंड डुअल्स 1 जो है वो 20 हैं, एरियल डुअल्स 1 जो है वो 3 हैं, क्लियरेंसेस 23 हैं। बहुत ही शानदार स्टैट्स, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर क्रोएशिया के ये प्लेयर हैं, और क्रोएशिया के साथ साथ आरबी लाइप्जिग के लिए खेलते थे। और ये जो मैंने थे का वर्ड यूज़ किया है, इससे ही आप जान जाएंगे अब नेक्स्ट किसी और क्लब में चले गए हैं। अफरीदी किस क्लब में गए हैं, और क्या इनको इसी क्लब में ये डिज़र्व करते थे, इसी क्लब में जिस कैलिबर के ये प्लेयर हैं? एक्चुअली में नहीं, ऑब्वियसली बड़े क्लब को डिज़र्व करते थे, और वो कहते हैं ना कि बस वक्त आने की देर थी, वरना तो ये अगर पिछले सीज़न भी इनको आ जाता बुलावा किसी बड़े क्लब से तो मैं एटलीस्ट हैरान नहीं होता। लेकिन जब इन्होंने वर्ल्ड कप में भी दिखाया कि ये वर्ल्ड क्लास हैं, तो वो एक स्टैंप लग जाता है कि आप बड़े स्टेज पे भी कर सकते हो, आप सिर्फ आरबी लाइप्जिग के लिए नहीं करें। दूसरा व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बता दूं कि जर्मन लीग को कहा जाता है कि इसमें डिफेंडिंग होती ही नहीं है, इसमें लोग डिफेंड करते ही नहीं है, क्योंकि गोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिस रेट से गोल होते हैं तो क्लीन शीट्स मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें से अगर आपको कोई अच्छा गोलकीपर या अच्छा डिफेंडर मिलता है तो उसका वाकई में जो है उस स्टेचर और लेवल बहुत बड़ा होता है। तो जॉस्को ग्वार्डियोल का अगर 9 क्लीन शीट्स जर्मन लीग में है तो ये आराम से 10 से 15 क्लीन शीट्स तो आराम से ये प्रीमियर लीग में, जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे। अच्छा, मैनचेस्टर सिटी में आप चले गए हैं और वहाँ पर अब जो है वो अपने जौहर दिखाएंगे अपने डिफेंडिंग के, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही परफॉर्मेंसेस सिटी के लिए भी ये करें। और यहाँ पर नेक्स्ट अब जो प्लेयर हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और वो हैं विलियम सलीबा। ये लिस्ट में तो 4थे नंबर पर हैं, लेकिन 3रे नंबर पर हमने इनको क्यों फीचर किया है वो अफरीदी से जानेंगे। ये फ्रांस के उभरते हुए स्टार डिफेंडर है, और क्या इनकी खूबियां हैं, क्या किस तरह से ये खेलते हैं। विलियम सलीबा, जी हाँ, आर्सेनल के लिए खेलते हैं, और क्या ही ज़बरदस्त ये डिफेंडर हैं, और फ्रांस के लिए भी खेलते हैं। अफरीदी, वर्ल्ड कप में खेला इन्होंने? नहीं, एक्चुअली में फ्रांस के पास इतना टैलेंट है कि मैं पहले भी व्यूअर्स बता चुका हूँ कि 3 टीमें अगर बना दे फ्रांस, अच्छा, तो तब भी जाके कम पड़ जाएगा। लेकिन सलीबा ऐसे प्लेयर हैं कि फ्रांस को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास उनका फ्यूचर, जिसे कहते हैं ना, फ्यूचर इज सिक्योर्ड, तो वो तो आर्सेनल के लिए इनकी परफॉर्मेंसेस। और 4थे नंबर पर है ये लिस्ट में। आपने 3रे नंबर वाले प्लेयर को नहीं चुना, 4थे नंबर वाले प्लेयर को चुना, इसकी क्या वजह? आर्सेनल आपकी फेवरेट है इसलिए, या कोई और वजह है? नहीं, एक्चुअली में इसकी थोड़ी सी मैं व्यूअर्स रीजनिंग बताता चलूँ। अब जो हमारे पास लिस्ट है वो अभी पूरे हफ्ते आपको हम एट द एंड ऑफ द डे जब सारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपनी जो टीम ऑफ द सीजन है ओवरऑल टॉप 5 लीग्स की वो भी रिवील कर देंगे। और स्टार्ट में जो हमने बेंच पे उनकी रिप्लेसमेंट, अब ये रिप्लेसमेंट है ग्वार्डियोल और रूबन डियास की, और आप देखेंगे दोनों प्लेयर्स मैनचेस्टर सिटी के। और इसको हमने इसलिए फीचर किया है कि ये एक यंग प्लेयर है हमारे पास। अब इस टीम में एक एक्सपीरियंस डिफेंडर है रूबन डियास 25-26 साल का, और एक 23-24 साल का ग्वार्डियोल, तो दोनों एक एक्सपीरियंस, ऐसे एक्सपीरियंस जो पीक पे अभी जाने वाले हैं, अभी 4-5 साल खेल सकते हैं और जबरदस्त खेल सकते हैं। हाँ, और ये एक हम एडिशन कर रहे हैं 21 साला एक यंग टैलेंट की, जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर करता है इस टीम में। अगर हम डेविड अलाबा जो 3रे नंबर पे हैं उसको लेते तो वो 31 साल के हैं, तो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे इस टीम को कंटिन्यूसली प्रोवाइड। अगर वो पहले 2 में आते तो फिर शायद हम उनको इंक्लूड कर लेते, लेकिन बैकअप के लिए यंग प्लेयर्स। चले स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं विलियम सलीबा के, क्या स्टैट्स की कहानी है ये आप देखिए। आर्सेनल के लिए टैकल्स 120 हैं, इंटरसेप्शंस 19 हैं इनकी, एरियल डुअल्स 153, पासेस जो कंप्लीट किए 1697, फॉरवर्ड पासिंग 35.57, और 2022-23 की ये बात है, अभी इसी साल यानी पिछले साल की ये बात है, और इस साल की आर्सेनल में ही है। आगे आप देख रहे हैं इन्हें, लाइक नो डाउट आर्सेनल ने इस सीज़न बहुत ही इम्प्रेस किया, प्रीमियर लीग में 2रे नंबर पर पोजीशन ली उन्होंने, हासिल की जगह, जबकि टाइटल में थी, वो टाइटल रेस विन कर रही थी। वो तो सिटी को न जाने क्या हुआ, उन्होंने कुछ आखिरी मैचेस में कुछ ऐसा किया कि जीत गए, बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी आर्सेनल के पास, या और कुछ कह ले। ये
आर्सेनल में ही हैं, इस सीज़न में भी दिखाया उन्होंने और आगे भी अब आपको लगता है और ये फॉर्म कंटिन्यू हो पाएगी? एक्चुअली में जो आपने बताया उसमें आपने व्यूअर्स इनको आपको जवाब भी मिल गया होगा कि एक्चुअली में विलियम सलीबा ही वो एक पॉइंट था जिसकी वजह से आर्सेनल से टाइटल स्लिप हुआ। ये और गैब्रियल दो सेंटर बैक्स थे, जब तक ये दोनों साथ में खेले थे आर्सेनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही थी, जो आपने क्लीन शीट्स भी दिखाई वो सारी विलियम सलीबा जब तक खेल रहे थे तो आर्सेनल के अराउंड 11 क्लीन शीट्स थी। जब ये इंजर्ड हुए उसके बाद आर्सेनल टोटल सीजन में जो रिमेनिंग सीजन था 2 क्लीन शीट्स भी नहीं ले पाया। अच्छा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो था वो इनका और गैब्रियल का था। गैब्रियल तो पूरा सीजन खेल गए लेकिन ये इंजरी के बायस बाहर हो गए, तो बैकअप इस लेवल का था नहीं जो सलीबा थे। और अभी फ्यूचर सिक्योर आर्सेनल का हो गया है क्योंकि इन्होंने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है अभी पिछले दिनों ही। तो लेकिन आर्सेनल को अब इनको जरा ख्याल भी रखना पड़ेगा ना कि इंजरी वगैरह से जरा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक पूरा सीजन खिलाते हैं खिलाड़ी को उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। खास करके अब इन्होंने चैंपियंस लीग में भी खेलना होगा, तो जो है पहले वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं था। अब आपको वीकेंड पे प्रीमियर लीग में व्यूअर्स और मिड वीक चैंपियंस लीग खेलना है, तो फिर आप एक प्लेयर से रिलाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आर्सेनल ने इस सीजन साइनिंग की है और भी करेंगे, तो बैकअप तो जरूरी है इनका होना। और दूसरी बात ये कि जब पिछले सीजन लोन पे दिया था आर्सेनल ने मार्से को, तो फ्रेंच लीग में भी यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता था। ओके, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी जो यहाँ फ्रांस के ये उभरते हुए स्टार डिफेंडर हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में मौज ने हमें ज्वाइन कर लिया। मौज अहमद आप जानते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में फुटबॉल पर गहरी आंख है इनकी, डोमेस्टिक लेवल पे भी है और लेटेस्ट हैपनिंग्स भी हमें बताते हैं। मौज, क्या है अब लेटेस्ट हैपनिंग्स? अब खुशखबरियाँ तो एक दो हमने पिछले शोज़ में बता दी हैं, कोई बुरी खबर तो नहीं है जिसका हमेशा हमें धचका लगा रहता है? अभी एक जो लेटेस्ट न्यूज़ शेयर की गई है उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा। ख़वातीन फुटबॉल जो है उनका सिंगापुर का दौरा जो है वो ज़रा मशकूक हो गया है। अच्छा, उस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC देने से इनकार किया है। अच्छा, विच इज़ समथिंग नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC मांगा क्यों है और NOC क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, और क्या इसकी वजह बनी है कि क्यों मांगा है और उसके बाद वो जारी करने से इनकार क्यों कर दिया? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो बेसिकली PFF से अलहाक शुदा एक तंजीम है। PFF इज सपोज टू वर्क अंडर PSB एंड दे आर सपोज टू बी इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद PSB रेगुलरली। अब ये जो कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से दौरा PFF ने अरेंज कर लिया बट PSB वाज़न्ट अवेयर ऑफ इट, मे बी इस वजह से उन्होंने NOC नहीं जारी किया टाइमली, क्योंकि ख़बर के मुताबिक ज़राए से जो मालूमात हमें मिली है उसमें तो यही इंसाइट्स हैं कि PSB ने जो इनकार किया है वो इस बुनियाद पे किया है कि आपने जो रिक्वेस्ट इनिशिएट की है उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी कैन नॉट प्रोसेस इट, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिस पे आपने इसको प्रोसेस करने के लिए हमें पुश किया है एंड वी कैन नॉट डू इट। आपको कम से कम 6 हफ्ते पहले ये रिक्वेस्ट ओरिजिनेट करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ख्याल है जब कुछ करने के लिए किसी ने कुछ करना होता है तो उसके लिए फिर ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं होते कि वक्त कम है काइंड ऑफ थिंग। मतलब हमेशा से ही हमने ये देखा है कि अगर उनकी तरफ से कुछ एफर्ट की गई है तो एटलीस्ट PSB कुछ एफर्ट तो कर सकती है, कुछ अपने तौर पे कर तो सकती है उसको अरेंज। मुकम्मल ही वो सफ़ेद झंडी दिखा देना जी कि आपको जारी नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। न्यूट्रल प्रेमिसेस के ऊपर अगर आप देखें तो PFF का तो मौक़िफ़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस वक्त उनके लिए ये नमोशी वाली बात है। वो अब नेक्स्ट टाइम वो क्या मेहनत करेंगे कि जब अब हमारे साथ पीछे ये हो गया, अब हम दोबारा से अगर अरेंजमेंट्स करते हैं सारी चीज़ें तो फिर हमें कहीं आगे से ये जवाब ना मिल जाए जी हम जारी नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल फ्रेंडलीज और जो जितने भी मैचेस हैं या टूर्स भी अगर अरेंज करने हैं या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है तो वो सोल डिस्क्रेशन PFF के मेंबर्स, अच्छा, या जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन एंटिटीज से वॉक थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो स्पोर्ट्स बोर्ड शुड बी इन अ नो। अगर वो ये इस सारे मामले की मतलब वो कर रहे थे सारा कुछ अपने तौर पे, लेकिन आगे किसी को पता नहीं था। वो शायद ये सोच रहे थे जब फाइनलाइज हो जाए हमारी सारी चीज़ें हम तब आगे बताएं, और तब जब बताया गया है तब आगे स्पोर्ट्स बोर्ड के पास वो टाइम नहीं है और उन्होंने साफ जो है वो इनकार कर दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली वो कुछ इस तरह की भी डिटेल्स सामने आई हैं कि 26 जून को जो लेटर लिखा गया सिंगापुर हुक्काम की जानिब से वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मौसूल हुआ है तकरीबन 27 तारीख को, और फिर उसके बाद ईद हॉलीडेज़ थी और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में डिले रहा है PSB के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने ये NOC
जारी करने से इनकार किया है अभी तक। वी नेवर नो, हो सकता है कि आखिर में कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, अभी ये कुछ मुद्दा हो पॉसिबिलिटी जाए। है कि कुछ अभी भी हो सकता है। इंडिया भी तो इसी तरह गए हैं, वी कैंट से एनीथिंग। अच्छा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इफ इट इज इनएविटेबल, इफ इट हैज टू बी, तो हो जाएगा कोई, इसमें तो मुझे तो उम्मीद है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज़ अ लार्जर एंटिटी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास 2 टीम्स हैं, खवातीन और मर्दों की। और अब अगर आप स्पोर्ट्स बोर्ड के पास सब स्पोर्ट्स कुछ बोर्ड ही है। देखें तो दे हैव एवरीथिंग इन देयर प्लेट। तो इसलिए उनको भी चाहिए कि कोशिश करके ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम पेज और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें इस तरह की जो डिसअपॉइंटमेंट है या इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन पहले ही हम जो है वो इस तरह की सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं और एक छोटा सा हमें ये मिला था कि जी अब जा रही हैं टीम्स खेलने के लिए और उस पर फिर ये वाली न्यूज़। एनीवेज होपफुल के कुछ ना कुछ आखिरी लम्हात में शायद ऐसा हो जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया भी गई थी तो और ये वाला भी जो है वो टूर हो जाए। यहाँ पे हम अब आपको बताते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो होती है लास्ट हुई थी 2018-19 में, और 2018-19 में क्या स्टैट्स थे, कौन सी टीम टॉप पर आई थी, वो आपको दिखाते हैं। अब उनमें से कितनी हैं जो अभी खेल रही हैं और कितनी हैं जो नहीं खेली। आप देख रहे हैं KRL पहले नंबर पर आई थी 26 मैचेस में 14 मैचेस विन करके, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दूसरे नंबर पर आई थी, 26 में से 14 मैच विन किए थे, पॉइंट्स बराबर थे, लेकिन वही गोल एवरेज की वजह से दूसरे नंबर पर SSGC तीसरे नंबर पर। जी हाँ, ये 26 में से जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 मैचेस इन्होंने 26 मैचेस खेले थे, 15 मैचेस विन किए, 5 लूज़ किए और 6 लूज़ किए और 5 ड्रॉ किए, और 50 पॉइंट्स के साथ ये जो है वो तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी भी आप देख रहे हैं, वापडा भी देख रहे हैं 5वें नंबर पर, कराची इलेक्ट्रिक भी देख रहे हैं, PCAA देख रहे हैं, नेशनल बैंक 8वें नंबर पर है, और मुस्लिम 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान नेवी जो है वो 9वें नंबर पर है। ये लास्ट 2019 में हुई थी, उसके बाद फिर कोविड आ गया, उसमें भी नहीं हुई। और अब क्या चांसेस हैं होगी? अब कुछ नज़र आ रहा है आपको या अभी भी बस ख्वाबों ख्यालों में ही है? नहीं, बिल्कुल बहुत उम्मीद है और बड़ी मुस्बत उम्मीद है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो अभी ऐलान हुआ है जो, जी हाँ, उसके बाद तो ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए एग्जैक्टली, और पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए भी सेकंड डिवीजन से अच्छी टीम्स जो हैं वो प्रमोट होकर अच्छा, इनमें से जो है वो कुछ सारे क्लब्स अभी खेल रहे हैं, और पाकिस्तान प्रीमियर लीग में कोई और क्लब ऐसा जो आपको लगता हो कि बहुत टॉप पे है और बड़ा ज़बरदस्त उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़ा ज़बरदस्त वो खेलते हैं? के इलेक्ट्रिक के बारे में पर्टिकुलरली बात करना, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया था कि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्लब है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक, यस ऑफ कोर्स, दे आर वेरी वेल नेटवर्क्ड। इनके पास अपना ग्राउंड भी है, इनके पास ये कहाँ बेस करते हैं? ये सिंध से हमने पिक किया है जी, कराची का ये क्लब है। ओके, अच्छा, अपना स्टेडियम भी है इनके पास? जी हाँ, इनके पास, और इनके पास सफिशिएंट पूल है प्लेयर्स का। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये दूसरी तंजीमों के साथ, बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ज़ाती तौर पर भी, निजी सतह पर भी दे आर वेरी एक्टिव। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं और एंगेजमेंट जो है वो बढ़ाए रखते हैं फुटबॉल के ज़रिए। तो ये बात खुशाइंद है। अभी प्रीमियर लीग में उस तरह ये दे हैव नॉट बीन एबल टू आउट परफॉर्म एवरीवन एल्स। अच्छा, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की एक डोमिनेंस रही है और वो ऑब्वियसली वो रहती भी है, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन एनीबडी। इनका भी जो के इलेक्ट्रिक का है, ये दे हैव बीन, जो मैक्सिमम इन्होंने अभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में अपना नंबर अचीव किया है, वो 5-6 नंबर तक ये आए हैं टेबल पर। लेकिन बाकी जितने भी क्लब्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या बाकी जितने भी मामला इनसे बाकी क्लब सीख सकते हैं इनके, आपको लगता है कि जो भी इनका सेटिंग द बेंचमार्क? जी एग्जैक्टली, आई एग्री। चलें, ये एक अच्छी खबर आपने दी है हमें, और इसके अलावा किसी और क्लब के बारे में बताइए जो कि आपको लगता है कि इतनी उनके पास चीज़ें नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स वो प्रोड्यूस करते हैं या अच्छे प्लेयर्स उनके पास हैं और प्रीमियर लीग में हमें नज़र आ सकती है वो टीम। पंजाब के सबसे छोटे डिवीजन लाहौर से एक क्लब है जी, पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पहल की टीम है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके पास जो प्लेयर्स का पूल है, जो विगर उन्होंने शो किया है सेकंड ईयर में, इट इज़ रिमार्केबल। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो माजी में हमारे पास भी ज़राए से जो मालूमात आई है, उसमें हम कह सकते हैं कि सेकंड टीयर की ये एक मजबूत टीम है। अच्छा, सेकंड डिवीजन, और अब प्रमोट होती नज़र आ रही है आपको? साल 2011-2012 के सीज़न में इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था पहले, और पाकिस्तान प्रीमियर लीग तक भी जगह बनाने में कामयाब हुए थे। अच्छा, अब सेकंड टीयर में कुछ टीम्स और भी हैं जो रेलीगेट भी होती रहती हैं, प्रमोट भी होती रहती हैं। अगर फ्रीक्वेंटली लीग होती रहेगी तो डेफिनेटली
हमारे पास बड़े बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो सामने आएंगे और हमारे पास पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए भी एक बड़ा बेहतरीन मुस्तकबिल जो है उसकी हम ज़मानत दे सकते हैं। जी हाँ, चलें, बहुत ज़बरदस्त आपने कुछ हमें ख़बरें बताई और इनसाइड स्टोरीज़ बताई हैं। एक इसमें एनओसी जारी जो है वो ना करने की खबर थी जो कि हमें ज़रा अच्छी नहीं लगी। एनीवेज़ जो भी मामलात हैं वी आर वेरी होपफुल कि वो सेटल्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो है शायद आखिरी लम्हात में ये फ़ैसला वापस ले लिया जाए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से और जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो जो टूर उनका प्लान हुआ है फीमेल्स का, हमारी वुमेन टीम का, वो अपनी तारीख पे ही हमें वो मैचेस जो है वो नज़र आए खेलते हुए और इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम्स में भी वो शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया माज, आपने ज्वाइन किया। आपको दोबारा से हम इनवाइट करेंगे अपने शो में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड खबरें शामिल करने का। ट्वीट्स हमारे पास आ चुकी हैं और ट्वीट्स में क्या हैं खबरें, क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, सबसे पहली ट्वीट पर नज़र डालते हैं और ये है हैरी केन के बारे में। इंग्लैंड के हैरी केन, जी हाँ, Bayern Munich have launched a second offer worth 80 million plus add-ons for Tottenham's Harry Kane, according to Sky Germany. आफरीदी बढ़ा रहे हैं, लेना चाहते हैं हैरी केन को किसी भी सूरत में और मुझे पर्सनली लगता है कि टॉटनहम में हैरी केन को नहीं होना चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा टॉटनहम उठा रही है पैसे ज़्यादा मांग के। ऑब्वियसली अब 80 मिलियन में तो कभी भी ये यूनाइटेड और सिटी में क्यों नहीं आ रहे? यूनाइटेड तो इंटरेस्टेड थी इनको लेने में। हाँ, लेकिन वो प्राइस टैग की वजह से शायद वो अभी भी इंटरेस्टेड है लेकिन इतना प्राइस टैग नहीं दे सकती अभी करंटली, क्योंकि एफएफपी पे उनके ऊपर पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। दूसरा ये कि यूनाइटेड का जो थोड़ा सा इशू है वो ग्लेजर्स फैमिली कह रही है कि हमने फंड रिलीज नहीं करने क्योंकि हम जा रहे हैं, हम तो क्लब को छोड़ के जा रहे हैं, हमें तो बेचना है। तो यूनाइटेड इस साल भी स्ट्रगल करेगी क्योंकि अब जब तक नए ऑनर नहीं आते, अब जब भी नए ऑनर आते हैं व्यूअर्स, फिर आप यूनाइटेड को अगले सीजन देखना वो भी इस तरह चेल्सी की तरह स्पेंडिंग करेंगे, न्यूकासल की तरह करेंगे और एक बहुत ही अच्छी टीम बना देंगे। बायर्न म्यूनिख जो है वो यानी कन्विंस्ड है कि पैसे ज़्यादा देने को भी तैयार है टॉटनहम को और अब जो है वो 80 मिलियन की ऑफर हो गई है। आपको लगता है ये डील लॉक हो जाएगी अभी और वो कहेंगे जी बढ़ाएं? नहीं, 80 मिलियन पे तो कभी भी लॉक नहीं होगी और अभी करंटली जो हम कर रहे हैं बात तो शायद अभी डिक्लाइन कर दिया है डैनियल लीवी ने। अभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हैं वो रूमर्स यही हैं कि 80 मिलियन को तो डिक्लाइन, अगर डेक्लन राइस जैसे प्लेयर आर्सेनल में 100 मिलियन पे जाते हैं तो वो हैरी केन जो एक ऐसे गोल स्कोरर हैं रिकॉर्ड जिन्होंने इंग्लैंड के लिए भी तोड़ा है, टॉटनहम के लिए भी तोड़ा है, तो वो 80 मिलियन में तो उसको जाने नहीं देंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है 100 मिलियन से ऊपर की बात शुरू होगी तब चाहे जाने देंगे। वैसे बायर्न म्यूनिख का वो एक स्ट्रेटेजी नहीं है इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, उनको चीप प्लेयर्स मिल जाते हैं जर्मन लीग में ही, बाहर से इनको ज़्यादा प्लेयर्स खरीदने नहीं पड़ते और जब भी आप बाहर से प्लेयर खरीदते हैं तो वो उनको फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। अब 100 मिलियन मुझे नहीं लगता बायर्न पे करे, लेकिन 100 मिलियन से नीचे मुझे नहीं लगता कि टॉटनहम इनको बेचने देगी। चले, एक खिचड़ी सी पक गई है और देखते हैं कि अब ये कौन खाता है खिचड़ी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो आपको दिखाते हैं और ये यूवेंटस आर रिपोर्टेडली आउट ऑफ the 23-24 UEFA Conference League after reaching agreement with UEFA over their capital gain case, according to जी हाँ अफरीदी। फाइनेंशियल बेज़ाब्तियाँ थी, इनका मसला चल रहा था, तीसरी से 15वीं पोजीशन पे गए, फिर ऊपर क्लाइम किया 7वीं पोजीशन। परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आए ये इटालियन सीरी आ में, अब जो है वो ये धचका लग गया। यूवेंटस क्या सितारों की गर्दिश में है? किसी ने कोई जादू वादू कर दिया इन पे कि बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, या वो जो अपने कारनामे इन्होंने पास्ट में किए हुए हैं वो सामने आ रहे हैं? वो अब उनकी एक तरह से मतलब क्लियरेंस तो करनी पड़ेगी जो जराइम इन्होंने किए हैं। तो एक्चुअली में इन्होंने 7th पे फिनिश किया था और 7th कि आप जराइम करके भाग नहीं सकते। हाँ बिल्कुल यही है, आप जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ पे आपको जराइम से भागना नहीं पड़ता जी। और ये इन्होंने जो कमिट किया था, अब यूएफए के साथ इन्होंने एक्चुअली में ये सेटलमेंट किया कि इस बार आप हमें इतनी पेनल्टी दे दें कि हम जो कॉन्फ्रेंस लीग में हमने फिनिश किया है, कॉन्फ्रेंस लीग में इन्होंने खेलना था, अब कॉन्फ्रेंस लीग इनके लिए कोई मानी नहीं रखती। एक तरह से एक डिसग्रेस है क्लब के ऊपर कि वो इस लेवल पे आ गए कि उनको 7वीं पोजीशन में फिनिश करके कॉन्फ्रेंस लीग खेलनी पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इतनी मेजर ट्रॉफी है नहीं, तो यूएफए के साथ उन्होंने सेटलमेंट कर ली कि इस बार हमें
7 से भी बाहर कर दें, हम कॉन्फ्रेंस लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन अगले साल हम जब भी जिस पोजीशन पे टेबल में फिनिश करें, तो वो जो हमारा रेगुलेशंस में जो इशू हुए थे, जो गेंस हुई थी कैपिटल गेंस, वो सेटलमेंट उन्होंने किए अगले सीज़न के लिए। मतलब इस साल वो यूरोप की कंपटीशंस में नहीं होंगे, वो पनिशमेंट की वजह से, लेकिन अगले साल पनिशमेंट उन्होंने कहा है कि हमें कर दें, और ताकि हमारी ये जो जितने भी मसले हैं ये ख़त्म हो जाएं और नेक्स्ट सीज़न तक हम फिर दोबारा एक नए जो टीम के तौर पे या एक नई तो वो सारी चीज़ों को उतार कर हम दोबारा से सामने, हाँ, एक फ्रेश स्टार्ट दोबारा से। चलिए लेट्स सी फ्रेश स्टार्ट कैसा होगा इनका। और ये जो है वो अरसा इसमें यूवेंटस बिखरती तो नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। और इंग्लैंड तो पहले ही बादशाहत कायम कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और बादशाहत उन्होंने कायम कर ली है यूरोप में, और वो है 1-0 विन वर्सेस स्पेन, गोल फ्रॉम कर्टिस जोन्स एंड क्रूशियल गोल कीपिंग बाय जेम्स ट्रैटफोर्ड एट द एंड। तो इंग्लैंड क्या जो अफरीदी टैलेंट है या जो फ्यूचर है वो सिक्योर नज़र आ रहा है, जिस तरह ये एक बहुत बड़ी विन है उनके लिए। जी बिल्कुल, इवन अगर आप जो ओरिजिनल टूर्नामेंट है यूरो 20, उसमें भी इन्होंने फाइनल में रसाई हासिल की थी और पेनल्टी शूटआउट पे इटली से हार गए थे, वहाँ भी ये फेवरेट थे जीतने के लिए, और बहुत ही अच्छी टीम है उनकी। और ये इस बात से भी अंदाज़ा होता है व्यूअर्स कि आप देखिए कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। अंडर 21 ने टूर्नामेंट जीत लिया है, कर्टिस जोन्स जो हैं वो लिवरपूल के स्टार है, जबकि ट्रैफर्ड जो उनके गोलकीपर है वो मैनचेस्टर सिटी की स्टार प्लेयर है। तो ये काफ़ी एक खुशाइंद बात है कि आने वाले प्लेयर्स अब ये तो मतलब वो प्लेयर्स हैं जो सेकंड चॉइस होते, अगर जूड बेलिंगम, बकायो साका ये आके खेलते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेचर उनका लेवल हो गया है कि उनको खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनके अलावा ये जीत गए। हालांकि ये सारे जो हैं वो अंडर 21 की कैटेगरी में आते हैं। ओके, बिल्कुल ज़बरदस्त ये न्यूज़ इंग्लैंड के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ट्वीट क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ट्वीट है, आफ्टर 12 years 545 appearances and 5 major trophies, डेविड डेहिया confirms he will leave मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनके बारे में हमने बताया था, इनके साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखा यूनाइटेड ने आफरीदी, और उसके बाद अब फाइनल ये आ गई है कि जी मैं जा रहा हूँ यूनाइटेड को छोड़कर, और अब इनको कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये आखिरी एक तरह से प्लेयर थे जो सर एलेक्स फर्गसन के एरा से थे, और सर एलेक्स फर्गसन ने इनको साइन किया था। अब कंप्लीटली खत्म हो गया है सर एलेक्स फर्गसन का। वो जो मिशन था वो रिक्टन हैग का पूरा हो गया कि सर एलेक्स फर्गसन के सारे प्लेयर्स को निकाल दिया जाए। हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं, लेकिन वैसे भी आप देखेंगे 2012-13 में सर एलेक्स फर्गसन छोड़ के गए हैं, और तभी आखिरी बार प्रीमियर लीग जीता था यूनाइटेड ने। तो अभी तक एक प्लेयर या कुछ प्लेयर उनका रह जाना ये भी बड़ी बात है कि क्योंकि 2-3 साल के अंदर ही वो सारी टीम। तो कहाँ जा रहे हैं अब डेविड डेहिया? यूनाइटेड को तो ये बहुत बड़ा धचका लग गया है, उनको तो पहले ही लग रहे थे, और ये उन्होंने खुद आ बैल मुझे मार वो वाली कहानी की है। अब ये कहाँ जा रहे हैं? अब इनका जो है प्रोस्पेक्ट यही है कि या तो वापस चले जाएं स्पेनिश लीग, या अगर पैसे इनको चाहिए तो फिर ये चले जाएं सऊदी लीग। ऑफर्स तो दोनों तरफ से हैं। अच्छा, ऑफर है, दोनों तरफ से ऑफर्स हैं। और इवन यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से कि आंद्रे ओनाना जो अभी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डेहिया की तरह ही हैं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे पूरे सीजन, लेकिन एक आध बड़े मैच में उनसे भी गलती होती है। जिस तरह डेहिया का जो किश्ती है वो इस तरह डूबी कि FA कप में उनसे वो जो मैनचेस्टर सिटी के साथ था और 2 गोल्स हो गए थे, वो एक्चुअली सेवेबल थे, मतलब वो उसको ऑन अनदर डे जब डेहिया फॉर्म में हो तो वो उसको आराम से सेव कर सकते थे, लेकिन शायद वही वो 2 गलतियां थी जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का एक बाइस बनी। और फिर ये चलिए लेट्स सी, सऊदी प्रो लीग में जाते हैं, स्पेनिश लीग में वापसी करते हैं डेविड डेहिया, गोलकीपर तो बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है पॉल पोग्बा के बारे में। सऊदी अरब गए थे, लैंडेड इन सऊदी अरेबिया फ्राइडे नाइट, अल इत्तेहाद आर इंटरेस्टेड इन हिम, लोकल सोर्सेज report that the French midfielder visited the facilities of the club coached by Nuno Espirito Santo। ज्वाइन कर रहे लेंगे अफरीदी या क्या है? खुश हुए हैं मैनेजमेंट को देखकर? उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा कि क्या आपका सिस्टम है। एक्चुअली में मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि ये उम्रा करने गए थे और उम्रा करके वापस आ गए हैं, यूवेंटस वापस आ गए। और कुछ ऐसी भी स्टोरीज़ हैं, अब वो करंट स्टोरीज़ हैं या पुरानी है, कि उनसे एक स्टोरी में पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम स्टोरी में कि आप क्या ज्वाइन करेंगे अल इत्तेहाद,
तो करंटली वो उन्होंने कहा है कि नो, लेकिन इन द फ्यूचर या टुमारो आई डोंट नो, मतलब उन्होंने कहा है कि अभी के लिए तो नहीं, लेकिन कल का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह के जवाबात हैं, आप देखते हैं कि वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। अब ऑब्वियसली अगर उम्रा भी करने गए थे तो एटलीस्ट उन्होंने एक विजिट तो किए हैं और वो गए भी हैं। लेट्स सी हमें नजर आते हैं पॉल पोग्बा या नहीं नजर आते। ये आज की कुछ ट्वीट्स थी, कुछ खबरें, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग जो फुटबॉल में हो रही हैं, हमने आपके साथ शेयर किए। इसके साथ कुछ पैकेजेस थे, कुछ स्टोरीज थी, पाकिस्तान में फुटबॉल कैसा चल रहा है उसके बारे में भी हम अपने शोज में आपको बताते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को आज की गोल्डन बूट से इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।